नमस्कार दोस्तों, मैं बंकिम चंद्र टेलर नवसारी गुजरात से हूँ और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से 9 मंथ रिजल्ट श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मेरा परिचय दूं तो मैं टेक्सटाइल कंसल्टेंट का प्रोफेशन से हूँ। स्कूल एंड कॉलेज वाइज मेरा कोई फाइनेंशियल या अकाउंटिंग स्टडी बैकग्राउंड नहीं। स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट का अगस्त 2021 का 4 मंथ वर्कशॉप ज्वाइन किया था और सब असाइनमेंट सही टाइम पे पूरा किया था। तो आज मैं कोई भी सेक्टर की किसी भी कंपनी का डेटा एनालिसिस करके कंपनी के बारे में सही निर्णय लेने को काबिल बना, तो उसका पूरा श्रेय हमारे मेंटर, टीचर एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट के फाउंडर श्री पीयूष सर को जाता है। दोस्तों, आज का मेरा प्रेजेंटेशन नेस्ले इंडस्ट्री जो पैकेज फूड इंडस्ट्री से है उसके ऊपर है। दोस्तों, ये पैकेज फूड इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानकारी ले तो ये सेक्टर में ईडेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट, राइस, पास्ता, नूडल्स, स्वीट्स एंड बिस्किट और अलग अलग तरह के स्नैक्स है। पैकेज फूड की डिमांड की बात करें तो ग्लोबली 2020 में $1925 बिलियन का मार्केट था, जो 2030 में 5.2% CAGR से बढ़कर $3,407 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और इंडिया में 2020 में $35 बिलियन का मार्केट था, जो 2030 में 7.5% CAGR से बढ़कर $75 बिलियन तक पहुंच। इंडिया में पैकेज फूड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3.45 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ टोटल 57 लिस्टेड कंपनीज है। जो इंडिया की टोटल लिस्टेड कंपनी की मार्केट कैप जो ऑलमोस्ट 263 लाख करोड़ की है, उसका 1.3% का हिस्सा है। तो हमारे लिए ये पैकेज फूड इंडस्ट्री की टॉप कंपनी पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का मार्केट में मार्केट कैप वाइज, सेल्स वाइज और प्रॉफिट वाइज किसका कितने कितने परसेंटेज का हिस्सा है। तो दोस्तों, चार्ट के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये सेक्टर की टोटल मार्केट कैप का 15% हिस्सा जो करीबन 1.70 लाख करोड़ का होता है, वो तो सिर्फ नेस्ले इंडिया कंपनी का है और 25% का हिस्सा ब्रिटानिया कंपनी का है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि टोटल 57 कंपनी की टोटल मार्केट कैप का 75% का हिस्सा तो ये दो कंपनी के पास ही। तो अब हम आगे ये कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में हिस्सेदारी देख लेते हैं। दोस्तों, ये सेक्टर का 98% का सेल्स फिगर जो ऑलमोस्ट 67,000 करोड़ और प्रॉफिट 5.8 करोड़ का है, वो तो इंडस्ट्री की सिर्फ 18 कंपनी के पास है। उसी में भी सेल्स में 22% की हिस्सेदारी के साथ नेस्ले नंबर 1 पे, 20% की हिस्सेदारी के साथ ब्रिटानिया नंबर 2 पे है और 14% की हिस्सेदारी के साथ गोदरेज नंबर 3 पे है। प्रॉफिट के मामले में देखें तो 34% की हिस्सेदारी के साथ नेस्ले नंबर 1 पे है और 30% की हिस्सेदारी के साथ ब्रिटानिया नंबर 2 पे है। यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि सेल्स में 14% की हिस्सेदारी रखने वाली गोदरेज इंडस्ट्री प्रॉफिट में सिर्फ 6% की हिस्सेदारी के साथ पीछे छूट रही थी। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि मार्केट कैप 50%, सेल्स 22% और प्रॉफिट 34% के साथ ये तीनों पैरामीटर में नेस्ले इंडस्ट्री सेक्टर में नंबर 1। तो दोस्तों, अब आगे हम वही कंपनी की क्वालिटी एनालिसिस पे फोकस करेंगे जो मार्केट कैप, सेल्स एंड प्रॉफिट में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। क्योंकि कंपनी की क्वालिटी चाहे कितने भी अच्छी हो, लेकिन सेल्स एंड प्रॉफिट में भी उसकी हिस्सेदारी काफी अच्छी होनी चाहिए, वरना बिना सेल्स एंड प्रॉफिट वो क्वालिटी कोई काम की नहीं रहती है। तो अब हम ये कंपनी को क्वालिटी एनालिसिस के हमारे 5 पैरामीटर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट कवर रेशियो, टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी से चेक कर लेते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये पैरामीटर से हमें ये जानकारी मिलती है कि कंपनी अपना टोटल सेल्स रेवेन्यू का कितना परसेंटेज का हिस्सा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। तो यहाँ पे सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% का है और नेस्ले इंडस्ट्री का 15% का, ब्रिटानिया, KRBL, ADF फूड
14% का नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम इंटरेस्ट कवर रेशियो की बात करें तो ये पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट चुकाने की प्रॉफिट की कितना गुनी क्षमता है। तो यहाँ पे सेक्टर का ICR 5 का है, उसमें नेस्ले कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो 16 का है, जो एक अच्छा है। एक सेक्टर में ADF फूड, KRBL, ब्रिटानिया, टेस्टी बाइट, इन सारी कंपनी का ICR भी काफी अच्छा है। अब हम तीसरा पैरामीटर टोटल डेट टू टोटल इक्विटी रेशियो की बात करें तो यह पैरामीटर हमें यह जानकारी देता है कि कंपनी की डेट बर्डन कंपनी की टोटल इक्विटी का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे सेक्टर का डेट टू इक्विटी रेशियो 67% का है, उसके सामने नेस्ले इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो 13% का है। और खास बात यहाँ पे यह है कि सेल्स एंड प्रॉफिट में जो सेकंड हाईएस्ट ब्रिटानिया कंपनी है उसकी यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो वो 59% का है, जो काफी ज्यादा है। ADF फूड, हेरिटेज, डायमंड, KRBL की डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छी है, लेकिन सेल्स और प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी काफी कम। अब हम पांचवा पैरामीटर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी टोटल इक्विटी का यूटिलाइजेशन करके कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रही है। तो सेक्टर का रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का है, सामने नेस्ले इंडस्ट्री 103% और ब्रिटानिया 52% के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब हम पांचवा पैरामीटर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करें तो उससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने शुरुआती इन्वेस्टर को उसका इन्वेस्टमेंट का कितना गुना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो सेक्टर का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 3 का है और नेस्ले इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 22 का है। ROPE के मामले में ब्रिटानिया इंडस्ट्री 77 के साथ काफी अच्छा पोजीशन पे है। तो दोस्तों मेनली सेल्स एंड प्रॉफिट में बड़ी हिस्सेदारी के साथ क्वालिटी के भी हर पैरामीटर में नेस्ले इंडस्ट्री पास हो रही है। तो अब हम नेस्ले इंडस्ट्री का ओवरव्यू जान लेते हैं। तो कंपनी 1866 में शुरू हुई थी और आज 186 कंट्री में प्रेजेंट है। कंपनी का पैकेज फूड प्रोडक्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन, सेकंड प्रीपेड डिश एंड कुकिंग एड, तीसरा कन्फेक्शनरी और चौथा पाउडर एंड बेवरेजेस जैसे अलग अलग 4 ग्रुप में कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को विभाजित किया है। कंपनी ने हर एक ग्रुप में अलग अलग सेगमेंट जैसे कि बेबी फूड, कॉफी, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, वाटर बॉटल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरी, प्रीपेड डिश वगैरह सेगमेंट में बहुत सारी प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड से मार्केट में रखी है, जिसमें जो कुछ ब्रांड अपनी स्लाइड में दिख रही है। तो एक बार स्लाइड पर नजर मार लेते हैं। दोस्तों कंपनी के बारे में हमने जानकारी तो ले ली, अब हम कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस का बिहेवियर का भी एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो कंपनी ने लास्ट 20 साल में सेल्स ग्रोथ 17% CAGR से 8 टाइम्स, प्रॉफिट ग्रोथ 13% CAGR से 13 टाइम्स और रिजर्व ग्रोथ 13% CAGR से 12 टाइम्स इंक्रीज किया है। दोस्तों यहाँ पे ये मैटर की बात करना जरूरी है कि 2015 में मार्केट में कंपनी की प्रोडक्ट मैगी की जो इश्यू खड़ी हुई थी उसकी वजह से 2015 में जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो डिग्रोथ हुआ उससे रिकवर होने में कंपनी को 3 साल लग गया और वो 2017 में रिकवर हो पाया। दूसरी चीज यहाँ पे जो चार्ट में 2019 में कंपनी का रिजर्व सीधा 1755 करोड़ डाउन हुआ, उसकी वजह कंपनी ने 2019 में 1735.48 करोड़ का यूज और शेयर 180 रुपीज का एक्स्ट्रा डिविजन रिजर्व में से बांटने का डिसीजन लिया। उसकी वजह से 2019 में सीधा 3577 से 1822 तक 1736 करोड़ का रिजर्व कम दिख रहा है। कंपनी ने एवरेज 14% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है। अब हम कंपनी की मार्केट में हिस्सेदारी, क्वालिटी एंड ग्रोथ के बारे में भी जान लिया। अब यदि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे ये कंपनी के अंदर, तो हमारे पीयर इन्वेस्टर की ये कंपनी के बारे में क्या राय है वो भी हमें जानना जरूरी। तो यहाँ पे हमने लास्ट 10 ईयर पीरियड का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रेजेंट की है। तो ये स्लाइड देख के क्लियर पता चल रहा है
कि प्रमोटर की हिस्सेदारी 10 साल से स्टेबल है। एफआईआई ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने 3% की हिस्सेदारी कम की है, जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए गलत डिसीजन। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर, एफआईआई, म्यूचुअल फंड की स्टेबिलिटी और जो स्टेप इंक्रीज करने की सोच है, वो कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रही है। अब हम कंपनी की सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में 2.6% ग्रोथ के साथ मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन 42.4% का हिस्सा रखते हैं। 16.7% ग्रोथ के साथ प्रीपेड डिशेज एंड कुकिंग एट 31.8% का हिस्सा रखते हैं। 20.4% ग्रोथ के साथ कन्फेक्शनरी आइटम 14.8% का हिस्सा रखते हैं और 16.1% ग्रोथ के साथ पाउडर एंड ब्रेवरेजेस आइटम 11 का हिस्सा रखते हैं। कंपनी की रेवेन्यू में डोमेस्टिक मार्केट का हिस्सा 94% का और एक्सपोर्ट का हिस्सा 4% का है। अदर ऑपरेशन रेवेन्यू 2%। दोस्तों, अब हम कॉस्टिंग की बात करें तो कंपनी की कॉस्ट में मेजर हिस्सा 52.2% का मटेरियल कॉस्ट है, 13% का हिस्सा एम्प्लॉय बेनिफिट का है और 28% का हिस्सा अदर कॉस्ट का है। अब हम कंपनी के करंट ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर की साइकिल जनवरी टू दिसंबर की है। अब अभी जो रिजल्ट आए हैं वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 21 का पूरे साल का परफॉर्मेंस का रिजल्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 2020 में सेल्स ग्रोथ 8% की रही थी, जो Q1 21 में सेल्स ग्रोथ 9%, H1 21 में सेल्स ग्रोथ 11%, 9 मंथ टू 21 में सेल्स ग्रोथ 11% की रही थी। अब पूरे साल ईयर एंड 2021 की सेल्स ग्रोथ 10% की रही है। अब हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट तो लास्ट ईयर 2020 में प्रॉफिट ग्रोथ 6% की रही थी, जो Q1 21 में -14% की रही। H1 2021 में पैट ग्रोथ 13% की रही और 9 मंथ 21 में ये पैट ग्रोथ 10% की रही थी। अब पूरा साल ईयर एंड 2021 का पैट ग्रोथ देखे तो वो सिर्फ 3% दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि Q1 21 में 236.5 करोड़ की एक्सपेंशनल प्रोविजन कॉस्ट ऑफ पेंशन प्लान के रूप में कंपनी को रखनी पड़ी, जो वन टाइम है, इसलिए आगे की पैट ग्रोथ के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2000 में 16% का था, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 16% का था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 15% का है। तो दोस्तों, ये सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 10% CAGR से करेगी। तो 2022 में सेल्स 16,180 करोड़, प्रॉफिट 2,360 करोड़, EPS 244 रुपीज और फेयर वैल्यू 14,350 रुपीज के साथ लाइफ टाइम हाई सेल्स एंड प्रॉफिट करेगी। उसके साथ हम लॉन्ग टर्म में कंजर्वेटिव सेल्स एंड प्रॉफिट का 11% CAGR का भी उम्मीद रखे तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2030 में सेल्स 37,287 करोड़, प्रॉफिट 5,438 करोड़, EPS 563 रुपीज और फेयर वैल्यू 33,071 रुपीज की रहने की उम्मीद है। और फाइनेंशियल ईयर 2030 में सेल्स 62,831 रुपीज 31 करोड़, प्रॉफिट 9,163 करोड़ और EPS 948 रुपीज और फेयर वैल्यू 55,726 रुपीज के रहने की उम्मीद है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी हमें फेयर वैल्यू पे बाइंग का मौका दे, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के अनुसार जब भी हमें 17,500 से लेके 15,500 की रेंज में मौका मिले, हमें ये शेयर एक्यूमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म टारगेट 30,600 पे जरूरी हो तो ही 5% का प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वालिटी के साथ वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जुड़े रहना चाहिए। और हमारे पोर्टफोलियो में ये कंपनी का 2% का वेटेज रहना चाहिए। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ये कोई ट्रेडिंग
की या इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने क्वालिफाइड एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।